हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आपको यह पढ़ाऊंगा कि रिएक्शन का टाइप क्या ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। मैं बहुत बेसिक से आपको बताऊंगा इस चीज़ को। हालांकि एक्चुअल में एनर्जी एक्सचेंज की चीज़ें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। उससे पहले मैं केमिकल बॉन्डिंग में भी थोड़ा बताऊँगा, पीटी में भी आपको बताऊँगा, बट यहाँ एक बेसिक आइडिया मैं देना चाहता हूँ। यह जो मैं अभी पढ़ाऊँगा टॉपिक वो डेडिकेटेड है 11th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको ये सब बेसिक आइडिया नहीं रहता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कंबशन रिएक्शन पे किस तरह से न्यूमेरिकल्स आ सकता है, उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। और उसके बाद 11th क्लास का जो एनसीईआरटी बुक है उसको आज हम लोग कंप्लीटली खत्म करेंगे। आज उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं बता दूंगा और आप सब कंप्लीट उस क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज को, एग्जाम्पल को सबको आप बना लोगे। तो शुरू करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज के बेसिस पे रिएक्शन को दो टाइप में डिवाइड किया। फर्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वह रिएक्शन होता है, एक्सो का मीनिंग होता है बाहर, थर्मिक मीन्स हीट एनर्जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन के ड्यूरिंग हीट एनर्जी रिलीज होता है, हीट बाहर निकलता है। जैसे आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड में चूना में पानी डालते हो तो क्या होता है, हीट बाहर निकलता है। तो वह रिएक्शन कैसा हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी बाहर निकले, मीन्स रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो प्रोडक्ट के साथ साथ हीट एनर्जी बाहर निकलता है। उसका रिप्रेजेंटेशन देखो, यह आर से रिएक्टेंट, पी से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्सन हो रहा है, बट प्रोडक्ट के साथ साथ हीट एनर्जी भी बाहर निकल रहा है। यह ओल्ड रिप्रेजेंटेशन है। पहले के टाइम में हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को इसी टाइप से रिप्रेजेंट करते थे, बट अब ऐसा नहीं है। न्यू रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते क्या है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो यहां लिखेंगे डेल्टा एच निगेटिव। डेल्टा एच हुआ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी एक न्यू टर्म आ गया। इंथैल्पी क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, यहीं पे मैं आपको बताऊंगा इंथैल्पी क्या होता है। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन को न्यू रिप्रेजेंटेशन यह है, यह मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है, मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन। इसमें लिखा रहेगा डेल्टा एच निगेटिव। अगर डेल्टा एच निगेटिव है, मतलब निगेटिव का मतलब हुआ डेल्टा एच का वैल्यू लिखा रहेगा -200 किलोजूल, -100 किलोजूल, मीन्स निगेटिव में अगर वैल्यू है, इसका मीनिंग हुआ कि एक्सोथर्मिक है। और पॉजिटिव में है तो इंडोथर्मिक होगा, जो आगे बताऊंगा आपको। तो यह हुआ ओल्ड रिप्रेजेंटेशन, यह हुआ न्यू रिप्रेजेंटेशन। मीन्स अब तक मैं यह बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वह रिएक्शन है जिस रिएक्शन के ड्यूरिंग हीट एनर्जी बाहर निकलता है, मीन्स प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी बाहर रिलीज होता है। ओल्ड रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है, प्रोडक्ट में हम लोग प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी लिखेंगे, और न्यू रिप्रेजेंटेशन में नीचे लिखा रहेगा डेल्टा एच निगेटिव। डेल्टा एच निगेटिव का मीनिंग हुआ, सबको पता है कि प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है। अब इसी केमिकल रिएक्शन में आइदर हीट एनर्जी रिलीज होगा वरना एब्जॉर्ब होगा। दुनिया में ऐसा बहुत कम प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन होता है जहाँ पे न हीट एनर्जी रिलीज हो न एब्जॉर्ब हो, ऐसा बहुत कम होता है। तो हम लोग उसका डिस्कशन यहाँ नहीं करेंगे। इंडोथर्मिक प्रोसेस, इंडोथर्मिक रिएक्शन वह रिएक्शन है जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। इंडो मीन्स अंदर की तरफ, थर्मिक मीन्स हीट एनर्जी। इस रिएक्शन में अंदर की तरफ हीट एनर्जी जाता है, मीन्स एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे रिएक्टेंट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे देख लो, इसलिए इस रिएक्शन का ओल्ड रिप्रेजेंटेशन में हम लोग रिएक्टेंट प्लस हीट लिखेंगे। रिएक्टेंट और हीट दोनों आपस में मिल करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रिप्रेजेंटेशन ओल्ड रिप्रेजेंटेशन है। अब न्यू रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो न्यू रिप्रेजेंटेशन है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, डेल्टा एच पॉजिटिव, और इसको हम लिखेंगे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म है। अगेन मैं आपको बता दूं, डेल्टा एच पॉजिटिव हो रहेगा तो इंडोथर्मिक, डेल्टा एच नेगेटिव रहेगा तो एक्सोथर्मिक। कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलते हैं जिस रिएक्शन में कोई कंपाउंड, स्पेशली फ्यूल, एक्सेस ऑक्सीजन और एयर के प्रेजेंस में कंप्लीटली बर्न हो जाता है। मीन्स कंबशन रिएक्शन इज ए स्ट्रॉन्ग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन का डेफिनेशन देते हैं, बर्निंग ऑफ ए कंपाउंड और स्पेशली फ्यूल in the presence of excess oxygen gas or air is called combustion reaction। किसी फ्यूल और किसी कंपाउंड का एक्सेस ऑक्सीजन गैस और एक्सेस एयर के प्रेजेंस में जब बर्निंग होता है, मीन्स वो रिएक्ट करता है, मीन्स ऑक्सीडाइज होता है,
तो उस प्रोसेस का नाम है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन ड्यूरिंग एक्सेसिव अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होता है, जो डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं। आप पर लकड़ी को, बोन फायर को, लकड़ी को जलाओ, उसमें भी हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, वो भी आपका वुड का कंबशन है। आप कोल को जलाओ, वहाँ भी होता है। पेट्रोल डीजल को जलाओ, वो होता है। आप गैस जलाते हो, वो सब के सब कंबशन है। तो कंबशन का डेफिनेशन होगा, कंबशन का डेफिनेशन होता है कि बर्निंग ऑफ ए कंपाउंड और फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन गैस और एयर इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। उसको कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। कंबशन रिएक्शंस आर ए स्ट्रॉन्ग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मीन्स ड्यूरिंग कंबशन रिएक्शन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। जब भी कंबशन रिएक्शन कराओगे बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलता है। दुनिया इसी को देखो कैसे कैसे निकलता है। अब यहाँ पे कंबशन रिएक्शन का मैं आपको डेफिनेशन बता दिया। अब कंबशन का एग्जांपल देखो। जैसे आपका या आप कोल का मीन्स या कार्बन का कंबशन कराओगे, ग्रेफाइट है, कार्बन है, इसका कंबशन कराओगे, ऑक्सीजन गैस CO2 बन जाएगा, साथ में एनर्जी रिलीज होता है -x किलो जूल पर मोल। मैंने x इसलिए लिख दिया क्योंकि 1 मोल कार्बन को ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में बर्निंग कराओगे, कंबशन कार्बन कराओगे तो कितना एनर्जी रिलीज होगा। डेटा मुझे याद नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये क्लियर मुझे पता है कि यह रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक है, तो इंथैल्पी इसका नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए डेल्टा H मैं लिख दिया -x किलो जूल पर मोल। तो एक कंबशन रिएक्शन एग्जांपल है। अब मीथेन का देखो, मीथेन है कंबशन, इसका कंबशन कराओगे तो CO2 कार्बन CO2 में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट होता है। डेल्टा H -y किलो जूल पर मोल। ठीक, आपका कंबशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हुआ। अब कंबशन रिएक्शन के ड्यूरिंग जो हीट रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं हीट अप कंबशन। हीट अप कंबशन क्या है, कैसे, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में एंड थर्मोकेमिस्ट्री में। अभी मैं आपको यही बता रहा हूं कि कंबशन रिएक्शन क्या है और उसके एग्जांपल। दुनिया के ऑलमोस्ट कंपाउंड का कंबशन रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक होता है, हीट एनर्जी रिलीज होता है। वाहिद नाइट्रोजन गैस एक ऐसा है जिसका कंबशन इंडोथर्मिक होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कंपाउंड फॉर्म करता है तो उसका थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, इसलिए नाइट्रोजन को छोड़ करके दुनिया का ऑल कंपाउंड का कंबशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इस कंबशन रिएक्शन जो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस कंबशन में बेसिकली हम लोग फ्यूल का कंबशन कराते हैं, और फ्यूल को वही मैं आपको मीन्स हाइड्रोकार्बन्स का, तो आपको हाइड्रोकार्बन्स का कंबशन बताने जा रहा हूँ कि अल्कीन का कैसे होगा, अल्कीन का कैसे होगा, अल्काइन का कैसे होगा। अल्कीन का कंबशन कराओगे तो कितना ऑक्सीजन गैस का रिक्वायरमेंट होगा, ये सारी बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले कंबशन का डेफिनेशन जब भी मैं बोलता हूँ, कई बार स्टूडेंट पूछता है कि सर कंबशन के डेफिनेशन में ऐसा क्यों बोला जाता है कि बर्निंग ऑफ ए कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन गैस इज कॉल्ड कंबशन। यहाँ पे देखिए, ये आपका कार्बन ऑक्सीजन गैस से तो रिएक्शन कर रहा है, ये मीथेन ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन करके CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऑक्सीजन गैस से जब कोई कंपाउंड रिएक्ट करता है तो उसको बर्निंग क्यों बोलते हैं, उसको बर्निंग क्यों बोलते हैं, जबकि दूसरे से करने से बर्निंग क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि कंबशन में तो ऑक्सीजन गैस से ही हमारा फ्यूल रिएक्ट करता है। तो उसका आंसर यह है कि हम लोग का मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब कोई बर्न होता है, जलता है, तो उसके पास जितना एनर्जी रहता है सब निकल जाता है। तो वही चीज यहाँ पे है। फ्यूल का जब कंबशन कराते हो, फ्यूल को जब एक्सेस ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हो, तो उसके पास जितना एनर्जी रहता है मैक्सिमम एनर्जी बाहर निकल जाता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जलना बोलते हैं। मीन्स जल के खत्म हो गया, जितना उसके पास था सब बाहर कर दिया, मीन्स सारी एनर्जी रिलीज कर दिया। दैट्स व्हाई वी यूज बर्निंग टर्म फॉर कंबशन। इसके अलावा इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है, यही मतलब है। अब मैं दिखाने जा रहा हूं आपको अल्केन का कंबशन, कंबशन ऑफ अल्केन। अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला हुआ। अब
अल्केन का हम लोग कंबशन कराने जा रहे हैं ऑक्सीजन गैस से, इसको रिएक्ट करा रहे हैं। अब आप सीखिए यहाँ पे, जब भी आप अल्केन का कंबशन कराओगे, अल्केन या दुनिया में किसी भी कंपाउंड का जब आप कंबशन कराओगे तो उस फ्यूल के पास जितना कार्बन होगा, ऑल कार्बन विल बी कन्वर्टेड इनटू CO2 गैस एंड ऑल हाइड्रोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर। मीन्स यह जितना भी कार्बन है सबके सब आपका CO2 बन जाएगा, जितने भी हाइड्रोजन है सबके सब वाटर बन जाएगा। तो कितना कार्बन है जी? N कार्बन है तो क्या बनेगा यहाँ पे? NCO2 गैस, CO2 गैस। हाइड्रोजन कितना यहाँ पे है? 2N+2। टोटल का टोटल हाइड्रोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर, मीन्स यहाँ होगा N+1 वाटर। डेल्टा एच तो निगेटिव होगा ही, आपको मैं बता दिया, एक्सोथर्मिक है। अब यहां पे अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने जा रहा हूं मैं कंबशन रिएक्शन लिख रहा हूं, और कोई भी मैं पहले ही बताया हूं कि किसी केमिकल रिएक्शन को राइट करते हो तो बैलेंस लिखोगे तभी उससे कुछ मीनिंग निकलेगा। अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के कोफिशिएंट का कोई मतलब नहीं है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन कोफिशिएंट का मीनिंग है, मैं पढ़ा चुका हूं, मीनिंग ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। यहां देखो, अब बैलेंसिंग करना है, यहां पे देखो, तो यहां देखो जी कितना ऑक्सीजन है जी? 1 CO2 के पास 2 ऑक्सीजन, तो N CO2 के पास कितना हो जाएगा? 2N ऑक्सीजन। 1 वाटर हैज 1 ऑक्सीजन, सो N+1 वाटर हैज N+1 ऑक्सीजन, तो टोटल कितना हो गया जी? 2N+N, 3N+1 हो गया। तो ऑक्सीजन कितना चाहिए आपको? 3N+1, यहां पुट कर दो। लेकिन जैसे 3N+1 पुट करोगे, यहां तो O2 है तो दुगना हो गया, लेकिन आपको ऑक्सीजन चाहिए 3N+1, क्योंकि राइट साइड में 3N+1 ऑक्सीजन है, या 2 से डिवाइड कर दो। तो इस तरह से बैलेंस हो गया। यह इक्वेशन आपका है अल्केन के कंबशन का। अब यहां एक और बात मैं बताने जा रहा हूं, जब भी अल्केन का कंबशन कराओगे, ऑल कार्बन विल बी कन्वर्टेड टू CO2 एंड ऑल हाइड्रोजन विल बी कन्वर्टेड टू वाटर। मीन्स आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि पेट्रोल को आप देख लो कि कंबशन जितना का भी फ्यूल का कराओ, ऑल फ्यूल में आपका हाइड्रोकार्बन कार्बन रहता है। मीन्स कोयला का कंबशन कराओगे, कभी आप देखो कोयला का कंबशन कराओ, कोयला को जलाओ और पानी बाहर निकलने लगता है। ये केमिस्ट्री तो यही बोलता है, केमिस्ट्री तो बोल रहा है कि जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराओगे, CO2 गैस के साथ साथ क्या प्रोड्यूस होगा? वाटर ही प्रोड्यूस होगा। बट आपको तो कभी मिला नहीं है कि कोयला को जलाओ पानी बाहर निकल जाए। तो एक्चुअल में होता यह है कि कंबशन के टाइम में इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी से कंबस्टाइल वेसल जो रहता है, जो कंबशन यहाँ पे कराते हैं, उस वेसल का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने से आपका वाटर जो प्रोड्यूस होता है वो लिक्विड वाटर के फॉर्म में नहीं प्रोड्यूस होता है, वेपर के फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाता है, और वाटर वेपर बन के बाहर निकल जाता है। तो एट द टाइम ऑफ कंबशन वाटर प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इसलिए अगर आप इस कंबशन रिएक्शन को लिखते हो एट द टाइम ऑफ कंबशन, तो आपको वाटर की जगह पे वाटर के ब्रैकेट में G लिखना होगा, मीन्स वाटर गैसेस फॉर्म में रहेगा, मीन्स वाटर वेपर फॉर्म में रहेगा। बट अगर रूम टेम्परेचर पे सेम कराते हो, मीन्स इस कंबशन प्रोडक्ट को अगर आप रूम टेम्परेचर पे लाते हो, तो यू नो एट रूम टेम्परेचर वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एंड CO2 एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म। तो यह सिचुएशन है, ये जो वाटर में गैस लिखा हूं, ये कहां का है? एट द टाइम ऑफ कंबशन। टाइम ऑफ कंबशन, बट एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का मीनिंग 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तुम्हारा वाटर जो वेपर के फॉर्म में निकलता है वो तुम्हारा क्या रहेगा? लिक्विड फॉर्म में रहेगा। इस बात को आपको दिमाग में रखना होगा, माइंड में रखना होगा। 3N+1/2 O2 गैस, NCO2 गैस प्लस
N+1 लिक्विड। ओके, तो इस तरह से आपने अल्केन का कंबशन समझ लिया। अब इसमें एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या आता है, इसमें क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कि 1 मोल मीथेन गैस के कंप्लीट कंबशन के लिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड। बोलेगा 2 मोल्स इथेन के लिए, 1 मोल प्रोपेन के लिए। मीन्स अलग अलग तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, दिस इज अल्केन। अल्केन के यहाँ पे कितना मोल आप लिए हो, 1 मोल लिए हो, क्योंकि आपको पता है किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के जो पीछे रहता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। मीन्स 1 मोल अल्केन नीड्स 3n+1/2 मोल O2 फॉर कंप्लीट कंबशन। तो इसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मीन्स यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, जो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है इसके बेसिस पे 1 मोल अल्केन नीड्स 3n+1/2 मोल O2 फॉर कंप्लीट कंबशन। मीन्स I can write it, 1 mole alkane needs 3n+1/2 mole O2 for complete combustion. For complete combustion, right? Find number of moles of O2 required for complete combustion of 1 mole मीथेन। चलिए 1 मोल मीथेन, तो हमें पास फॉर्मूला है CnH2n+2, अल्केन का जनरल फॉर्मूला है। इसके 1 मोल के लिए O2 कितना चाहिए, 3n+1/2। तो मीथेन का n कितना है, 1 है, 1। n यहाँ पे 1 हो गया, तो फॉर 1 मोल मीथेन, फॉर 1 मोल CH4 required O2 is 3 × 1+1/2 मोल। क्या है ना फॉर्मूला है जी, 3n+1/2। तो यहाँ पे मीथेन के लिए 1 मतलब n का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 3 × 1+1/2 कितना हो गया, 4+4/2 मीन्स कितना हो गया जी, 2 हो गया। तो आंसर क्या होगा जी, 2 मोल होगा। इस तरीका से आप कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। Find number of moles of oxygen gas required for complete combustion of 3 mole propane. Find number of moles of O2 required for complete combustion of 3 mole प्रोपेन। 3 मोल प्रोपेन, तो क्लियर है कि प्रोपेन का n पहले पता करेंगे। तो प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8, इसका n कितना हो गया जी, 3। प्रोपेन के 1 मोल को O2 का कितना मोल चाहिए, 1 मोल प्रोपेन नीड्स 3n+1/2 मोल O2, 3n+1/2 मोल O2। और यहाँ पे n कितना है, 3 है, तो 3 × 3+1/2 मीन्स कितना हो गया जी, 9 + 1 10, 10/2 मीन्स 5 मोल O2। बट आपको कितने मोल प्रोपेन के लिए चाहिए जी, 3 मोल प्रोपेन के लिए। और है कितना, ये 1 मोल के लिए 5 चाहिए, तो 3 मोल के लिए फॉर 3 मोल्स प्रोपेन कितना हो जाएगा जी,
3 into 5 means 15 mole O2. In this way you can calculate required amount of O2. Next question, find number of moles of air for complete combustion of 5 mole pentane if air has 21% O2 by volume. मीन्स इस बार आपसे O2 ने मीन्स ऑक्सीजन नहीं पूछ रहा है, किसका मोल पूछ रहा है जी, एयर का पूछ रहा है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एयर के अंदर O2 21% है, तो हमें क्या करना होगा, तो पहले हमें O2 निकालना होगा। O2 निकाल लेंगे हम लोग, मीन्स O2 निकाल लेंगे, उसके बाद ये मान लेंगे कि एयर का X% O2, मतलब ये O2 निकाल लेंगे और O2 निकालने के बाद ये ऑक्सीजन गैस के परसेंटेज की हेल्प से एयर का मोल भी निकल जाएगा। तो पहले O2 निकालते हैं, तो पेंटेन का N कितना होगा जी, 5 होगा। 1 मोल पेंटेन के कंप्लीट कंबशन के लिए कितना मोल चाहिए, 3n + 1/2 O2 चाहिए। हियर n इज 5, तो 3 × 5 15 + 1 16, 16/2 कितना हो गया, 8। मीन्स 1 मोल पेंटेन नीड्स 8 मोल O2 फॉर कंप्लीट कंबशन। सो 5 मोल पेंटेन विल नीड 40 मोल O2। 1 मोल के लिए 8 मोल चाहिए, तो 5 मोल के लिए कितना चाहिए, 5 × 8 कितना हो गया जी, 80 मोल चाहिए। अब हमें निकालना है O2 का मोल, पता चल गया कितना है जी, 40 है। तो अब हमें किसका निकालना है, एयर का। तो मैं मान लिया कि एयर का x मोल रिक्वायर्ड है, तो एयर का x मोल रिक्वायर्ड है, तो x का 21% कौन है, O2 है, तो x × 21/100 = 40। तो x = दिस, मीन्स 190.47 मोल आपका एयर का रिक्वायर्ड होगा इस कंबशन के लिए। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस what happen when limited supply of oxygen gas or air is available। अगर एक्सेस ऑक्सीजन गैस और एयर नहीं होगा तो उस केस में कंबशन का प्रोडक्ट क्या होगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब तक मैं आपको यह बताया कि अगर आप एक्सेस ऑक्सीजन गैस और एयर के प्रेजेंस में कंबशन कराओगे तो फ्यूल का ऑल कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ पे, CO2 में, ऑल हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप सल्फर आपके कंपाउंड में होगा तो ऑल सल्फर HO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप एक्सेस ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में कंबशन करा रहे हो तो। बट अगर आपने ऑक्सीजन का सप्लाई लिमिटेड कर दिया देन व्हाट विल हैपन, चलिए देखते हैं। CnH2n+2 अल्केन प्लस O2 लिमिटेड सप्लाई, O2 अगर सप्लाई लिमिटेड कर दोगे तो ऑल कार्बन आपका CO2 ऑल कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा CO में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, एंड हाइड्रोजन तो स्टिल वाटर वेपर में ही कन्वर्ट होगा। अगर रूम टेम्परेचर पे है तो लिक्विड होगा और एट द टाइम ऑफ कंबशन होगा तो वेपर होगा। ये हुआ। अब बैलेंस करते हैं, तो 1 CO हैज 1 ऑक्सीजन, तो n CO के पास n ऑक्सीजन चाहिए। 1 वाटर है जो 1 ऑक्सीजन, तो n + 1 वाटर है जो n + 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ से n हुआ और यहाँ से n + 1 हुआ, कितना हो गया जी, 2n + 1। 2n + 1 ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे 2n + 1 राइट करो, और 2n + 1 ये O2 हो गया, आपको वो चाहिए, 2 से डिवाइड कर दो। अब अगला केस में अगर वेरी लिमिटेड सप्लाई, मीन्स आप ये सब डे टू डे लाइफ में आप फेस भी करते हो। अगर मान लो ठंडा के टाइम में लकड़ी जला रहे हो, अगर लकड़ी भींगा हुआ है, मीन्स ऑक्सीजन का सब, या घर के अंदर अगर जलाओगे तो ऑक्सीजन का सप्लाई पूरा नहीं मिलेगा, तो धुआं उठने लगता है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है बहुत ज़्यादा। मतलब गीला या कम जो मॉइस्ट आपका फ्यूल है, लकड़ी है या कोल है, उसको जलाओगे तो बहुत सारा स्मोक निकलता है, उसमें से धुआं निकलता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है। अब आप वेरी लिमिटेड सप्लाई कर दो, मीन्स ऑक्सीजन गैस का सप्लाई और कम कर दो, देन व्हाट विल हैपन, वेरी लिमिटेड। Very limited supply. In this case, all carbon will be converted into carbon black. कार्बन ब्लैक में कन्वर्ट होगा, and still
हाइड्रोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर। ये कार्बन ब्लैक जो है, इस कार्बन ब्लैक से ही ब्लैक इंक बनाया जाता है, जिसको प्रिंटिंग प्रेस में इस्तेमाल किया जाता है। अब इससे काजल ही बनाया जाता है, तुम सब देखता भी होगा, बिहार झारखंड इस सब यूपी में जब छठ होता है, छठ में ईख गन्ना के पे काजल बनाया जाता है। गन्ना के ऊपर मस्टर्ड ऑयल थोड़ा लगा दिया गया, मस्टर्ड ऑयल में सरसों का तेल का दीपक जलता है, दीपक के ऊपर आप गन्ना को ऐसे करते घुमाओ, पूरा गन्ना के ऊपर एक ब्लैक कलर का लेयर चढ़ जाएगा। वो ब्लैक का लेयर यही कार्बन ब्लैक रहता है, क्योंकि जब आप गन्ना को उसके बहुत करीब ला देते हो फ्लेम के पास, तो फ्लेम को पूरा ऑक्सीजन गैस नहीं मिल पाता है। फ्लेम को ऑक्सीजन गैस नहीं मिलने की वजह से फ्लेम के अंदर जो फ्यूल का कंबशन होता है, कंबशन गैस में मैक्सिमम आपका जो कार्बन रहता है वो कार्बन ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है और इससे ब्लैक हो जाता है। तो ये आपका कार्बन ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी लिमिटेड सप्लाई अगर करोगे ऑक्सीजन का तो ऑलमोस्ट कार्बन ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करो, तो यहाँ तो कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, वाटर के पास ऑक्सीजन है, तो N+1 ऑक्सीजन हुआ, तो यहाँ N+1 पुट करो, बट N+1 यहाँ पे O2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो दीज आर द इक्वेशंस फॉर कंबशन ऑफ अल्केन इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गैस। सिमिलरली कंबशन ऑफ अल्कीन अल्काइन भी ऐसा ही होगा। तो देखो CnH2n जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन, O2, यहाँ भी all carbon will converted into CO2 gas and all hydrogen will be converted into water। 2n हाइड्रोजन है तो यहाँ पे n होगा, NH2O NCO2। अब बैलेंस करते हैं, ऑल कार्बन CO2 बन गया है, 1 CO2 हैज 2 ऑक्सीजन, तो NCO2 के पास 2n ऑक्सीजन चाहिए। 1 वाटर हैज 1 ऑक्सीजन, तो n वाटर हैज n ऑक्सीजन, 3n हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 3n, बट 3n O2 हो गया, वी नीड 3nO, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी अगर लिमिटेड सप्लाई करोगे तो अल्कीन जैसा होगा। अब अल्काइन का देखते हैं, CnH2n-2, here also all carbon will be converted into CO2 gas, CO2 बन गया, all hydrogen water, N-1 H2O फॉर्म हो गया। बैलेंस करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2n है और यहाँ पे ऑक्सीजन N-1 है, ऐड करो कितना हो जाएगा 3n-1, यहाँ पुट कर दो 3n-1, बट ये O2 है, हमें O चाहिए तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीका से आप कंबशन कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक से के फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो खत्म हो चुका है। हालांकि मैं थोड़ा और भी एक क्लास लूँगा जिसमें आपको पढ़ाऊँगा कि एटॉमिक वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे और ईडियोमेट्री एंड गैस एनालिसिस। बट आप एनसीईआरटी के ऑल क्वेश्चन को बना सकते हो पूरी तरह से। तो आपको एक एक क्वेश्चन करना है, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मुझे लग रहा है कि आपको बताना चाहिए, वो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो 1.5 जो क्वेश्चन है उसमें बोलता है कि सोडियम एसीटेट का एक सॉल्यूशन बनाना है जिस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 500 मिलीलीटर है। सोडियम एसीटेट का मोलिकुलर वेट भी गिवन है 82.0245, उसका मोलिकुलर मास दिया हुआ है। इस सॉल्यूशन का मोलालिटी दिया हुआ है। आपसे बोल रहा है कि सोडियम एसीटेट का मास बताओ, मीन्स आपको सॉल्यूशन का मोलालिटी दिया हुआ है, आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको सॉल्यूट का मोलिकुलर मास दिया हुआ है। क्या आपसे पूछ रहा है? मास ऑफ सॉल्यूट। तो आराम से निकल जाएगा, फॉर्मूला जानते हो, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलालिटी है 500, मोलालिटी है 0.375। मास ऑफ सॉल्यूट तो आपको कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सॉल्यूट मोलिकुलर वेट है 82.02, छोटा रख देते हैं, डेसिमल का 2 डिजिट ही रखते हैं, कैलकुलेशन इजियर होगा, इंटू 500 मिलीलीटर है। इस मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 डिवाइड करेंगे, 1000 डिवाइड करोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा,
कट गया, आपका 2 हो गया। तो इस तरह से आप निकाल लो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 0.375 इंटू 82.20 बाई 2। आप सॉल्व करके निकाल लोगे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी 1.8। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। 1.8 में बोलता है कि कंपाउंड है आयरन ऑक्सीजन का जिसका मास परसेंटेज है 69.9% आयरन का और ऑक्सीजन का 30.1। बताना है कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला। हालांकि क्वेश्चन में तो मोलिकुलर फार्मूला लिखा है, बट पूछना चाहिए एम्पिरिकल फार्मूला है, क्योंकि मास परसेंटेज के बेसिस पे हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला ही निकाल सकते हैं। खैर, तो आपको रूल्स मैं बताया हूँ। मास को जो परसेंटेज मास है उसको मास मान लो, मास से मोल निकालो, दोनों का मोल निकाला। आयरन का है 1.25, ऑक्सीजन का है 1.89। मोल निकालने के बाद क्या निकालते हैं जी, मोलर रेशियो। मोलर रेशियो निकालने का क्या तरीका है, स्मॉलेस्ट से सब में डिवाइड कर दो, तो 1.25 से डिवाइड किया 1 आया। यहाँ 1.89 में 1.25 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा। अब अगला हमारा क्या है जी, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो। मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो चाहिए मुझे। अब देखो जी 1 इज होल नंबर, ओके, बट 1.5 इज नॉट होल नंबर। इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना, और वो भी सबसे छोटा, मीन्स 1.5 के को होल नंबर में कन्वर्ट करना है, बट सिंपलेस्ट। तो 1.5 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 3। तो 1.5 को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब रेशियो मेंटेन रखना है, इसलिए 2 से ऊपर ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 हो गया और ये तुम्हारा 3 हो गया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.12। इस क्वेश्चन में देखो आपको सॉल्यूट यहाँ पे मेथनॉल है जिसका डेंसिटी दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि डेंसिटी का मेथनॉल का कितना वॉल्यूम लिया जाए कि एक सॉल्यूशन बने एक्वस सॉल्यूशन में, वाटर में, इसका मोलारिटी 0.25 हो और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 2.5 लीटर। मीन्स इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम 2.5 लीटर दिया हुआ है, सॉल्यूशन का मोलारिटी गिवन है 0.25, और आपसे पूछ रहा है कि सॉल्यूट का वॉल्यूम निकालो। तो सॉल्यूट का वॉल्यूम निकालने के लिए सॉल्यूट का मास पता होना चाहिए। सॉल्यूट का मास आप यहां से निकाल लोगे, इस फॉर्मूला पे देख लो। मोलारिटी पता है, मोलिकुलर ऑफ सॉल्यूट आपने लिख दिया 32 मेथनॉल है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2.5 लीटर, मास निकल गया। अब मास से वॉल्यूम निकाल सकते हो और डेंसिटी पता हो तो, डेंसिटी दिया हुआ है, इस डेंसिटी को यूज करके हम लोग मास वॉल्यूम से क्या निकाल लेंगे, मास। मतलब मास यहां से निकला, मास और डेंसिटी को यूज करके हम लोग क्या निकाल लेंगे जी, वॉल्यूम। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी चैप्टर के बुक का जो चैप्टर है यह, उसका बेस्ट क्वेश्चन है 1.34। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वेल्डिंग गैस है जो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है, और वो वेल्डिंग गैस में कार्बन हाइड्रोजन है ओनली। वेल्डिंग गैस के कुछ अमाउंट को जब हम लोग कंबशन करा रहे हैं तो 3.38 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होता है एंड 0.69 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होता है, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं प्रोड्यूस होता है। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर एट STP ऑफ वेल्डिंग गैस इज 11.6 ग्राम। 10 लीटर वेल्डिंग गैस का वॉल्यूम STP पे, 10 लीटर STP पे वेल्डिंग गैस का जो मास है वो 11.6 ग्राम है। इस डेटा से कह रहा है कि आप निकालो एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर मास एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि STP पे अगर किसी का वॉल्यूम दिया हुआ है, STP पे 10 लीटर गैस का मास दिया हुआ 11.6 ग्राम, तो STP पे 10 लीटर का मास 11.6 ग्राम, तो मैं निकाल सकता हूं कि 22.4 लीटर का मास कितना होगा। एंड यू नो मास ऑफ एनी गैस at STP, mass of 22.4 liter, mass of 22.4 liter of any gas at STP is equal to
मोलेकुलर मास ऑफ गैस, किसी भी गैस के 22.4 लीटर का एसटीपी पे जो मास होता है वो मोलेकुलर मास होता है, क्योंकि 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो इस डेटा से मैं एक मोलेकुलर वेट निकाल लूंगा, एक कन्फर्म है। लेकिन मोलेकुलर मास तो यहाँ से निकल जाएगा, बट आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए डेटा दिया हुआ है। मोलेकुलर मास यहाँ से मैं निकाल लूंगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मैं यहाँ से यूज कर लूंगा, तो क्या निकल जाएगा? मोलेकुलर फॉर्मूला। तो पहले एम्पिरिकल फॉर्म निकालते हैं। इस बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग कार्बन, इस हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन के पास X कार्बन है, तो ऑल कार्बन विल बी कन्वर्टेड इनटू CO2। तो X मोल CO2 हो गया, जितना हाइड्रोजन है सब वाटर बन जाएगा, तो Y हाइड्रोजन है तो Y/2 वाटर बन जाएगा। अब मैं CO2 का मोल निकाल लिया, इसके मोलेकुलर मास से डिवाइड करके 0.076 आया, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? X के, क्योंकि 1 मोल या हाइड्रोकार्बन X मोल CO2 प्रोड्यूस करेगा, और X किसके इक्वल है आपका? 0.76 के, इतना मोल प्रोड्यूस कर रहा है CO2। अब वाटर का मोल निकालते हैं, तो वाटर का मास मोलेकुलर मास 0.038 होगा, ये Y/2 के इक्वल होगा, क्योंकि जब आपका हाइड्रोकार्बन X मोल CO2 प्रोड्यूस करेगा तो Y/2 मोल वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो Y/2 बाई दिस, Y/2 इज इक्वल 0.038, तो Y इज इक्वल टू 0.038 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 0.076। मीन्स X/Y का रेशियो क्या हो गया? 1 हो गया, क्योंकि X/Y दोनों इक्वल है। X/Y का रेशियो 1 हो गया, इसका मीनिंग इंपीरिकल फॉर्मूला मिल गया। इंपीरिकल फॉर्मूला इज CH। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मोलेकुलर वेट निकालते हैं, तो मोलेकुलर वेट के लिए ऐसे लिखेंगे, मास ऑफ 10 लीटर गैस at STP is 11.6 gram. So mass of 22.4 liter gas at STP is 11.6 by कितना हो जाएगा? 10। 11.6 by 10 इंटू 22.4 कितना हो गया जी? 11.6 इंटू 2.24 ग्राम, यह अप्रॉक्स 26 ग्राम के अप्रॉक्स होगा। तो मोलेकुलर मास निकल गया 26 ग्राम, इंपीरिकल फॉर्मूला निकल गया है, तो मोलेकुलर फॉर्मूला निकल जाएगा। क्यों, कैसे जी? तो N निकालेंगे। N निकालने का क्या तरीका होता है? मोलेकुलर वेट बाय इंपीरिकल फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला वेट N के इक्वल होता है, मोलेकुलर वेट है 26, इंपीरिकल फॉर्मूला 13 हो जाएगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्या आ गया? ये 2 आ गया, N2 हो गया। तो हमें पता है मोलेकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलेकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपीरिकल फॉर्मूला इनटू N होता है, तो इंपीरिकल फॉर्मूला CH है, N से मल्टीप्लाई कर दो H2 से, इस क्या हो गया? C2H2 मीन्स एसिटिलीन गैस होगा। एसिटिलीन गैस से हम लोग वेल्डिंग करते भी हैं, उसका ब्लू कलर का फ्लेम होता है। इस तरह से NCERT का ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गया। अब जो भी क्वेश्चन बचा हुआ सबको आप बनाओ, आपसे बन जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और छोटा सा टॉपिक आपका बचा हुआ, मैं तो आपको एवोगाड्रो हाइपोथेसिस बता दिया हूँ, बट उसके साथ गे-लुसाक लॉ भी होता है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। गे-लुसाक लॉ, जिस तरह से मैं आपको बताया था एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, जिसमें बताया था कि टेम्परेचर, प्रेशर, कंडीशन कांस्टेंट रखते हो तो किसी गैस का वॉल्यूम उसके मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये एवोगाड्रो हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये चीज़ मैं आपको फिर दोबारा से स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाऊंगा, वहाँ एग्जॉस्टिवली आपको गैस का स्टडी करना है। उसी तरह से गे-लुसाक लॉ भी एक है, गे-लुसाक लॉ वहाँ भी पढ़ना है आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में भी, बट यहाँ भी एक बेसिक आइडिया है इसका। गे-लुसाक लॉ यह बोलता है कि जब गैसेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनका जो कोफिशिएंट होता है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होता है, वो सिंपल रहता है।
means during reactions, gaseous reactions, during gaseous reactions, stoichiometric coefficients of reactants and products bear simple ratio, means reactant प्रोडक्ट का जो कोफिशियंट होता है वो सिंपल होता है. एज फॉर एग्जाम्पल H2 गैस, Cl2 गैस, 2HCl गैस, 1 मोल, इसका 1, इसका भी 1, इसका 2, तो मोलर रेशियो क्या सिंपल है. N2 गैस, 3H2 गैस, 2NH3 गैस, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसका क्या है 3 है, इसका क्या है 2 है. तो यही गेल-लुसाक लॉ, हालांकि इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है बट एक लॉ है. और गेल-लुसाक लॉ बोलता है, गेल-लुसाक states that during gaseous chemical reactions stoichiometric coefficients of reactants and products are simple, means during gaseous reactions reactants and product का stoichiometric coefficients means उनका मोलर रेशियो सिंपल रहता है. यही आपका है गेल-लुसाक लॉ.